अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और आपका जो एंटी टेस्ट है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के हम अपने इस लेक्चर में आप लोगों का फर्स्ट ईयर का चैप्टर वेव मोशन एंड साउंड्स, जो कि चैप्टर का नाम है, इसको हम कवर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज तक हमने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो ये है, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे जो रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जितनी भी बातें मैं आपको बताऊं, जितने भी की पॉइंट्स बताऊं, जितनी भी जो भी आपको मैं लेक्चर लिखवाऊं, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है और उसका रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा देख के छोड़ दें, आपको उसका रिवीजन भी करना है, क्योंकि आपका चाहे आप नस का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप एनईडी का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप एमडी कैट दे रहे हो, तो आपके पास इससे एमसीक्यूज पूछ ले जाते हैं। तो बच्चे जो है इस चैप्टर को कवर नहीं करके जाते, वो कहते हैं कि भाई बहुत ही मुश्किल सा चैप्टर है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, जो जो मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा उनको याद रखेंगे, तो आप इजीली जो है इन की पॉइंट्स को याद रख लेंगे और जब आपका एंटी टेस्ट होगा तो उसमें भी आपके आसानी से अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन को देखते हैं। ओके, सो वाइब्रेटरी मोशन स्टूडेंट्स क्या होता है भाई? एक ऐसा मोशन जिसमें आपकी कोई भी वेव जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कह रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बातें भी याद रखें, जो भी आपकी जो वेव है वो मोशन कर रही होती है, वो एक फिक्स पोजीशन पे कर रही होती है। क्या होता है उसकी पोजीशन? क्या होती है? फिक्स होती है, फिक्स पोजीशन होती है। और वो अलॉन्ग द सेम पाथ, कोई भी आपकी वेव है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी और उसका जो पाथ होगा अलॉन्ग द सेम पाथ, उसी पाथ पे कर रही होगी, उसकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स्ड होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या इसका एक और नाम भी है जिसको हम कह रहे होते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? और सी ऑक्सीलेटरी। ओके भाई, तो ये हम इसको कह रहे होते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने जो है कोई भी वेव पढ़ी है तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। अच्छा, हम क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, हम ई कैट पढ़ रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी जगहों पर एक्स लिखा हुआ देखा होगा। ओके भाई, क्योंकि जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये देखेंगे एक्स। तो ये याद रखें, जिस मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये याद रखें कि हमारे पास एक मोशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? SHM। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं इसको SHM लिख रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास एक मोशन होता है जिसको हम कह रहे होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। क्या है भाई? एक वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? आपके पास जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसे एक्स को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट को कह रहे होते हैं हम। जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट के। जो एक्सेलरेशन होती है वो ऑलवेज डायरेक्ट होती है। जो आपका नेगेटिव साइन जो बता रहा होता है, वो जो चीज़ बता रही होती है वो बताती है कि एक्सेलरेशन जो होती है ना, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन्स लिख दिया मैंने। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है भाई। इन SHM इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब जो है हम स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है हम एम्पलीट्यूड, ये चीज़ें क्या होती हैं तो इनको समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ये देखें भाई, इसको मैं लिख देता हूँ रिमेंबर। MCQ से केस में आपको समझ आएंगे ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ये एक MCQ मैंने आपको बता दी, ये भी MCQ पूछी जा सकती है। रिमेंबर, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। स्टूडेंट्स, कोई आपको इतनी जल्दी नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, एक्स किसे कहते हैं हम भाई? एक्स हम किसे कह रहे होते हैं? मैंने आपको बताया अभी, हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। एक्स हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को। हमें जो है ना वो चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। और इसी तरह हम एक्स नॉट किसे कहते हैं? आपने एक्स नॉट बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा भाई, या आपने जो है अपने वेलोसिटी के केस में जो आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम होता है उसमें भी आपने एक्स नॉट लिखा हुआ देखा होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं इसे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड।
तो MCQ भाई क्या आएगी, MCQ आएगी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, कोई भी आपके पास वेव है एट एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। आप क्या लगा कर आएंगे, एम्पलीट्यूड मार्क कर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने देख लिया भाई। अच्छा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि पीरियोडिक मोशन क्या होगा भाई, तो पीरियोडिक मोशन स्टूडेंट्स एक ऐसा मोशन होता है जो कि अपने मोशन को रिपीट करे। भाई पीरियोडिक मोशन हम उसे कहते हैं, पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है that repeats its motion after interval of a time। किसी भी टाइम इंटरवल के बाद अपना जो मोशन है वो जो बॉडी है वो अपना मोशन जो है वो रिपीट करे, उसे हम क्या कह रहे होते हैं भाई, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, अच्छा जी भाई, अब क्या पढ़ना है हमें, अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं भाई हम केसेस। ये देख लिया हमने, यहाँ तक पढ़ लिया हमने कि भाई हमारे पास जो है वो x क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं हम, x0 किसे कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे पास पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है, जो कि अपना मोशन जो है वो रिपीट कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम को देखते हैं, जो कि हमें ये याद रखना है कि हमारे पास जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसको किस तरीके से हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम होता है और स्प्रिंग मास सिस्टम का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें क्या याद आता है भाई, हुक्स लॉ याद आता है। क्या याद आता है, हुक्स लॉ याद आता है। आप याद रखें, आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारे पास, और स्प्रिंग मास सिस्टम में हमारे पास हम किसे देख रहे होते हैं भाई, हमारे पास क्या होती है, हमारे पास हुक लॉ होती है, क्योंकि जो है स्प्रिंग मास सिस्टम को हम हुक्स लॉ से ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास हुक्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू KX, यही कहता है ना। और अगर हम इसको ऊपर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस या स्ट्रेन, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो मैं कहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके तैयारी ना करने से। जितनी आप तैयारी नहीं करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा, उतनी ज़्यादा आपको जो थकावट आपको जो है मसला होगा। ओके, तो यहाँ पे भाई क्या है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्प्रिंग मास सिस्टम में यही होता है। ओके, तो ये कह रहा होता है हुक्स लॉ। अच्छा, फिर ये K जो है वो कांस्टेंट होता है, आपको पता है। ओके, और हमारे पास इलास्टिक लिमिट्स होती हैं, इसकी एक इलास्टिसिटी भी यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, मैं जो हूँ अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्प्रिंग के केस में हमारे पास एक जो है फॉर्मूला होता है, और स्प्रिंग अगर आपके पास MCQ आए कि आपके जो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स जो हैं वो किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। अगर आपको पता है कि फॉर एन स्प्रिंग मास सिस्टम द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको यही फाइंड आउट K ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। आपको जो है एक K की वैल्यू दी जाएगी, आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अगर आपके पास सीरीज़ का केस है तो आपने कैपेसिटर्स वाला केस याद रखना है। ये इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं हमसे, 1/K1 प्लस का 1/K2, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हुए जा रहे होते हैं। अगर हमारे पास स्प्रिंग का केस आ रहा है तो हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, ये सीरीज़ का केस है, अगर आपको वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करनी है स्प्रिंग के केस में सीरीज़ में, अगर वो सीरीज़ में लगे हुए हैं तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं स्प्रिंग्स, अगर आपके पास स्प्रिंग्स जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो आप जस्ट ऐड करेंगे K1 प्लस K2 और प्लस K3, इसी तरीके से आप ऐड करते हुए जा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये याद रखें, अगर आपके पास कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है, कोई भी आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो आपके पास अगर आपको जो है उसकी जो क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है उसका एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको स्प्रिंग मास सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उस एंगुलर वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, √K
के अपॉन एम के फॉर्मूले से। इस तरीके से हम जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, हमने पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन में कोई भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन उसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। हमने ये तो फॉर्मूला पढ़ा है और ये याद रखा था कि हमारे पास जो है वो जो एक्सेलरेशन जो होती है वो ऑलवेज डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन के ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स होती है। ओके, तो हमने ये सीखा था। अच्छा जी, तो हमने सीख लिया भाई ओमेगा क्या होता है और यही फॉर्मूलाज को भी देख लिया भाई। तो अब जो है हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के ही कुछ जो है ना स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं, ताकि जब आप इन फॉर्मूलाज को देखें, जब आपके पास कोई सवाल है तो आप उसको इजीली सॉल्व करें। तो यहाँ से अगर मैं हेडिंग लगा लूँ कि हमने यहाँ से फॉर्मूलाज को जो है वो सीखना शुरू कर दिया है, ताकि डायरेक्ट जैसे ही MCQ आए हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करके यहाँ पे पुट करें। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग का पैरेलल का केस 1/k = 1/k1 प्लस 1/k2, इस तरीके से हम सीरीज में सॉल्व कर रहे होंगे। पैरेलल में इस तरीके से करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, ये क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अच्छा जी, अच्छा, हमने जो है स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला याद रखना है भाई। एक और फार्मूला ये है कि हमें जो है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास कोई भी आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है और उसमें जो है ना आपसे वो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, तो आप जो है उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है ये याद रखें। एट एनी इंस्टेंट आपको कोई भी एट एनी इंस्टेंट जो है आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप जो है वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू √k/m x0 का स्क्वायर माइनस का x²। इस तरीके से हम इसको v इंस्टेंटेनियस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ओके, तो ये आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको जो है कोई भी आपका जो मास है वो अटैच हुआ है और आपको जो है वो v इंस्टेंटेनियस को निकालना है, तो आप √k/m x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। x0 मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। x क्या है भाई, x क्या है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। आपको अगर सवाल में दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि भाई एम्पलीट्यूड x0 इतना है और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी है। मास भी दिया जाएगा, आपको k की वैल्यू भी दी जाएगी, आपको जस्ट v इंस्टेंटेनियस निकालना है अगर ऐसी MCQ आती है आपके पास। या आप फॉर्मूले को भी तो अरेंज कर सकते हैं, आपसे कोई इनमें से कोई एक चीज़ पूछ ली जाए। स्टूडेंट्स आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इजीली इस फॉर्मूले को अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ एक और भी तरीका होता है भाई इसको सॉल्व करने का, और वो ये होता है हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको भाई। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं x0। इसी की अपग्रेडेड वर्जन होती है, उसको आप इस तरीके से लिख रहे होते हैं x0 √k/m इस तरीके से। उसके बाद अगेन एक और अंडर रूट आता है, उसके बाद हम करते हैं 1 - x का स्क्वायर अपॉन x0 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख रहे होते हैं। ओके, क्या है भाई, v इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना है तो √km/x0 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसके बाद एक और फार्मूला है इसका, v इंस्टेंटेनियस का ही फार्मूला है। अगर आपको वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, x0 √k/m और √1 - x स्क्वायर और x0 का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करने का। अच्छा जी भाई, अब जो है हम लोग देखते हैं, अगर आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड, आपको वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी है, आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो मैक्सिमम स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा भाई। स्टूडेंट्स नोट्स इसी तरीके से बनाइएगा। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो क्या बनाएंगे भाई फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड हमारे पास होती है, हमारे पास किसके भाई, v0 के, और ये इक्वल टू होती है हमारे पास जो हमारे पास इनिशियल स्पीड होती है इसके बराबर होती है x0 √k/m। इसके बराबर हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होती है। ओके, v0 मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू, और आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, x0 जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय √k/m। ओके भाई, इसको हम इस तरीके से देख रहे होते हैं। सही है स्टूडेंट्स। तो अच्छा, यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं v इंस्टेंटेनियस का। ओके, आपको नजर आ रहा होगा, कुछ बच्चे पहचान भी गए होंगे भाई। हम बना सकते हैं ना v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला। अगर हमें जो है वेलोसिटी मैक्सिमम दी जाए तो हम जो है देखें इस जगह पे ये वाला जो हिस्सा है, देखें ये वाला जो हिस्सा है x0 मल्टीप्लाई बाय √k/m, इस जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, इस जगह पे हम जो है मैक्सिमम स्पीड पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम 1 मल्टीप्लाई करा देंगे √1 - x स्क्वायर अपॉन x0 के स्क्वायर से। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ मैं आपको कि भाई देखें, अगर जो है हमें ये दिया जाए
अगर मुझे वी इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना है तो वी इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करने के लिए सपोज करें सवाल में उसने मुझे वी मैक्स दे दिया और वो कह रहा है कि और उसने मुझे ये भी चीज़ें दे दी, उसने जो है मुझे के और एम की मास की वैल्यू नहीं दी। अब तो है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या पुट करूँगा भाई, लेकिन उसने मुझे डिस्प्लेसमेंट दी गई है, उसने मुझे डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दिया है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर। मेरे पास ये तो है लेकिन के अपॉन एम नहीं है, मास नहीं है, लेकिन उसने मुझे वेलोसिटी मैक्सिमम दे दी, तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी मैक्स पुट कर दूंगा। क्यों, ये वाला फॉर्मूला भी वी इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए बन गया। जब नोट्स बनाए तो ये भी इसके साथ ही लिखेगा अच्छे तरीके से। और जो है मेरे नंबर पर अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मुझे सेंड कर दीजिए ताकि जो है बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। ओके, तो जो है इस तरीके से अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स नोट्स बनाया करें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि नोट्स बना रहे होते हैं तो वो मुझे सेंड करते रहते हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होते हैं, तो जो बच्चा अच्छे तरीके से नोट्स बनाता है उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने ये केस भी सीख लिया भाई। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमें क्या निकालना है भाई, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला पता है। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है किसी भी चीज़ का, अगर हमारे पास पेंडुलम है और हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इस तरीके से हम जो है निकाल रहे होते हैं अगर हमें टाइम पीरियड कभी भी निकालना है। ओके, तो हम इस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी पता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है, तो हम इस तरीके से भी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी को निकालना है तो क्या करेंगे भाई। स्टूडेंट्स ये लेक्चर बोरिंग है लेकिन आपको इन फार्मूलाज को याद रखना है भाई। अभी कितने फार्मूला सीखे हैं, सीरीज़ का सीखा, पैरेलल का सीखा, इसके बाद जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सीखा और मैक्सिमम वेलोसिटी का सीखा। भाई 2 ही तो फार्मूला सीखे हैं, इसके साथ एक टाइम पीरियड का फार्मूला सीखा। इतने ज़्यादा फार्मूलाज तो स्टूडेंट्स हमने सीखे ही नहीं है और साथ साथ जो है हम अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं फार्मूलाज को, तो स्टूडेंट्स आपके लिए इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। आपको जस्ट फार्मूलाज समझना है, एक जगह लिखते रहिए अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ एक और, जब हम पेंडुलम के केस को देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। लास्ट के पास 2 फार्मूलाज रह गए, उनको अच्छे तरीके से समझ लें, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अच्छा जी भाई, अब क्या है, हमारे पास एनर्जी है, हमें पता है हम फार्मूलाज को अगर निकालें तो स्टूडेंट्स किस तरीके से निकालते हैं भाई। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला पता है भाई, क्या होता है, हाफ mv²। ये हमारे पास फार्मूला होता है हाफ mv²। अगर जो है अगर मुझे क्या निकालना है भाई, अगर मुझे क्या करना है भाई, अब मैं यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या, हाफ और मास की जगह मैंने एम ही पुट रखा। वेलोसिटी हमने अभी पीछे सीखी, अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला सीखा। चलिए रिकॉल करते हैं भाई, क्या सीखा था हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हमने सीखा तो क्या भाई, हमने क्या कर दिया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा भाई। देखें हमने देखा था ना फॉर्मूले में, डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला में भाई। देखें वेलोसिटी पुट करना चाह रहा हूँ मैं, तो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला सीखा था वो ये सीखा था, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू √k अपॉन m x नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से इसके ऊपर से रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मेरे पास स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यही काम होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, k x नॉट का स्क्वायर, क्या बन जाएगा भाई, k x नॉट का स्क्वायर माइनस का x, ये मेरे पास बन जाएगा भाई। अब यहाँ पे k अपॉन m बन रहा होगा। अब क्या हो रहा होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास एक m से एक m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है मेरे पास हाफ k x नॉट का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का निकल कर आया। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी का भाई डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, हाफ k x स्क्वायर होता है। टोटल एनर्जी का भी याद रखें भाई, टोटल एनर्जी भी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा भाई, अगर मैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए निकालना चाह रहा हूँ तो हाफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखें, हाफ k x नॉट का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो चीज़ें कैंसिल हो रही होती हैं, तो वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, खुद करके देखिएगा, हाफ x नॉट का स्क्वायर।
तो ये हमने टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला देख लिया। हमने जो है फॉर्मूला सीख लिए भाई, ये सीख लिए और ये वाले फार्मूला सीख लिए। ये हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जितने भी हमसे फार्मूला सीख सकते थे हमने ये सीख लिए। स्टूडेंट्स आखिरी में बस एक ये फार्मूला याद रखें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, हमने ये फार्मूला देखा है कि देखें हमने एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास एक्सेलरेशन, ये आपसे एमसीक्यू पूछी जा सकती है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं ना वो हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। स्टूडेंट्स ये याद रखें, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? आपस में एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल आपको पता है भाई क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल होंगे, या एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहे होते हैं भाई? नलिफाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ओके जी, ओके। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर कवरिंग सिंपल पेंडुलम केसेस। स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि हमारे पास जो है ना वो पेंडुलम होता है, और उस पेंडुलम में जो है एक मास अटैच होता है जो कि ये है। ओके, तो यहाँ पर जो ये जिसकी ये वाली जो पोजीशन होती है ना, इसे हम मीन पोजीशन कह रहे होते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन होती है। और जब भी किसी हाइट एच पे जो है आपकी बॉडी जो है वो राइज करती है तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। स्टूडेंट्स अभी ये याद रखें, इससे रिलेटेड आपके 6 से 5 एमसीक्यूज निकल जाएंगे, 4-5 एमसीक्यूज, तो वो ये याद रखें भाई। अब मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, आपसे ना डिफरेंट केसेस पूछ ले जाते हैं भाई बताइए कि आपके पास जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू मीन पोजीशन पे क्या होगी, एक्सेलरेशन मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, या ये पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी बताइए, मीन या एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बना के समझा रहा हूँ, उसको याद रखें। ये याद रख लेंगे, आपके पास तमाम एमसीक्यूज, इस किस्म की जितनी भी एमसीक्यूज आएंगी आप उनको ईजिली सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, सो भाई देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अच्छा जी भाई। अब यहाँ पर ये याद रखें, एक्सेलरेशन जो होगी ना आपके पास, जो मीन पोजीशन पे आपके पास एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन जो होगी आपके पास मीन पोजीशन पे आपके पास क्या होगी? मिनिमम होगी। इसी तरह आपके पास जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी भाई? यहाँ पर जो आपके पास एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास एक्सेलरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, इसके बाद वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या होगी भाई? आपके पास मीन पोजीशन पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी आपके पास मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। इसी तरह वेलोसिटी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। वेलोसिटी और स्पीड को आप एक ही तरीके से कह सकते हैं। ओके, मिनिमम का मतलब है 0, इक्वल टू 0 भी आप ले सकते हैं, वेलोसिटी और स्पीड। इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूँ तो क्या होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस, यहाँ पे नीचे की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और ये वाला तो केस समझ आ जाना चाहिए आपको। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बात है आपकी मिनिमम होगी, या आप इसको जो है वो 0 के बराबर भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हमने SHM में केसेस पढ़ लिए भाई। स्प्रिंग मास सिस्टम में जो आपके पास पेंडुलम होता है उसके केसेस पढ़ लिए। ओके, ये हो गया भाई। अब ये याद रखें, हमारे पास ये केसेस आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद ही याद रखना है आपके पास जो पेंडुलम होता है इसका टाइम पीरियड क्या होता है। आपके पास अगर सिंपल पेंडुलम है, अगर आपके पास जिसका अगर सेकंड पेंडुलम है तो उसका सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? 2 सेकेंड्स होगा ऑब्वियसली, 2π√L/g। इसका जो है पेंडुलम में अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल रहे होते हैं। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखें आप कि आपके पास जो कि आपके पास सिंपल पेंडुलम है ना, जो सेकंड पेंडुलम जिसको हम कहते हैं, इसका टाइम पीरियड सेकंड्स पेंडुलम जिसका नाम होता है सेकंड्स पेंडुलम, इसका जो टाइम जो होता है जो हम फार्मूले से निकालते हैं वो क्या निकालते हैं भाई? टाइम पीरियड। ये MCQ ही है, ये तमाम MCQ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो इसका टाइम पीरियड होगा,
टाइम पीरियड जो भी होगा इसका भाई क्या होगा हमारे पास 2 सेकेंड्स होगा। और इसके साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी मेरे पास होती है इसकी 0.5 हेज़र्ट्स। ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हेज़र्ट्स होता है। और लेंथ क्या होगी भाई, ये बहुत ही मशहूर एमसीक्यू है, लेंथ याद रखें। लेंथ क्या है भाई 0.99 मीटर और 1 मीटर, अगर आप राउंडिंग ऑफ कर देंगे इसको। एमसीक्यू में अगर आपको पूछा जाए कि लेंथ बताइए सिंपल पेंडुलम की, सेकंड पेंडुलम की, तो आप 0.99 मार्क कर आएंगे स्टूडेंट्स, 1 नहीं मार्क करेंगे अगर आपको दिया जाए तो। बहुत दफ़ा ऐसे दी जाती है एमसीक्यू, बच्चे राउंड ऑफ करके खुद ही से अपनी मर्जी से 1 लगा के आ जाते हैं। भाई अगर 0.99 नहीं दिया जा रहा तब 1 मार्क करके आएंगे ना, अभी तो आपको 0.99 दिया जा रहा है तभी आप 0.99 मार्क करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी चल रही है, आप अपनी मर्जी से आपने जो है वो मार्क कर लिया। अच्छा, ये बात भी याद रखें, आपके पास पेंडुलम्स एक किस्म के नहीं होते, बहुत किस्म के होते हैं। आपके पास सिंपल पेंडुलम होता है, आपके पास कंपाउंड पेंडुलम होता है, और इसके साथ साथ आपके पास टॉर्जन पेंडुलम भी होता है। टॉर्जन पेंडुलम ये आपकी बुक में नहीं है, इसलिए जस्ट आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी कि पेंडुलम हमारे पास किस किस्म के होते हैं। अच्छा जी, एक्सेलरेशन आपको याद रखनी है। सिंपल पेंडुलम के केस में एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है। सिंपल पेंडुलम में एक्सेलरेशन को हम कुछ इस तरीके से देख रहे होते हैं, माइनस का g/L इंटू एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर आपसे एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम में पूछी जाए तो आप उसको इस तरीके से मार्क कर आएंगे, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल पेंडुलम के केस में आपको एक्सेलरेशन बतानी है तो आप ये मार्क कर आएंगे, ये लिखना होगा -g/L मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं भाई। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये वाला भी फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। एक्सेलरेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ भाई। एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है इस तरीके से सिंपल पेंडुलम में, सेकंड पेंडुलम में ओमेगा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन, ये याद रखें। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है आप क्या काम करेंगे, -ओमेगा² करेंगे। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी गई है और आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है तो आप एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं जो कि हमने ऊपर अभी देखा, ऊपर जो हमने देखा ना फार्मूला, वो भी हम फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हम फार्मूलाज लगा देंगे। अगर मैं एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला बनाना चाहूँ तो एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला भी बन सकता है मेरे पास, A = K/m। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है भाई, ओमेगा का स्क्वायर कर दिया तो ये K/m बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x बन जाएगा। तो हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं भाई। तो ये फार्मूलाज हमने सीख लिया भाई। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं वेव्स के पार्ट के ऊपर। वेव्स भाई, वेव्स क्या होती है बेसिकली, वेव हम उसे कहते हैं डिस्टर्बेंस। जब भी हम देखें तो वेव हम किसे कहते हैं भाई, डिस्टर्बेंस को कहते हैं वेव। वेव को याद रखें, डिस्टर्बेंस कभी भी हो, डिस्टर्बेंस को हम वेव कह रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पढ़ना है कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं भाई। ट्रांसवर्स वेव याद रखें, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं भाई। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो वाइब्रेट कर रहे हों परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। आपके पास जो पार्टिकल्स हैं मीडियम वेव के आपके पास जो कि वो वाइब्रेट कर रहे हों परपेंडिकुलरली, जो आपके पास वेव का डायरेक्शन हो उससे परपेंडिकुलरली अगर आपके पास वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कह रहे होते हैं भाई। याद इस तरीके से लिख लें, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation of wave। ओके, सो ये से हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कह रहे होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स किस किस्म की होती हैं, तो भाई रिपेल, जो आपने रिपेल टैंक की एग्जांपल देखी है, आपने वाटर की एग्जांपल देखी होगी, तो उसमें रिपल की जो एग्जांपल है आपके पास, जो कि रिपेल टैंक की एग्जांपल है, वो आपके पास किसकी एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव की है, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। ओके, इसके साथ साथ जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल। स्टूडेंट्स मैंने आपको अपने जो हमारा लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी भाई।
शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी भाई, हमारे पास क्या होती हैं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपसे बात करूँ तो क्या होती हैं भाई, हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं। और क्या होती हैं भाई, इसके साथ साथ जो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस, इस तरीके से हमारे पास होती हैं वेव्स। और ये चलती जा रही होती हैं और एंड कहाँ पे होती हैं भाई, गैमा रेस पे होती हैं, गैमा रेस पे एंड हो रही होती हैं भाई। ओके वेव्स, सॉरी रेस बोल दिया मैंने से, वेव्स होती हैं। ओके वेव्स होती हैं, गैमा वेव्स होती हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें से याद किस तरीके से रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। आपको अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताना है। और आपको ये याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो उनकी वेवलेंथ क्या होती है या उनकी एनर्जी क्या होती है, तो वो मुझे रिलेशन याद रखना है। अब मैं तो आपकी तरह स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो याद नहीं रहेगा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं। तो निमोनिक्स के ज़रिए याद रखते हैं, ये याद रखें, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। राहुल मदर is visiting uncle Xavier garden, ओके इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अंकल राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल एक्सेवियर गार्डन। आर से रेडियो वेव्स आ गई, एम से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड रेस, वी से विजिटिंग वायलेट वेव्स, और जो है उसके बाद जो है यू से अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद जो है वो एक्स से जो है आपके पास एक्स रेस आ जाएंगी, और फिर जी से गैमा रेस आ जाएंगी। इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टूडेंट्स याद करते हैं। ओके और इसकी वेवलेंथ भाई क्या होगी, अगर मैं वेवलेंथ अगर आपसे शेयर करना चाहूँ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भाई, तो देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रेडियो वेव्स आ रही हैं। तो ये याद रखें हमारे पास जो यहाँ से मैं यहाँ से मूव करूँगा ना रेडियो वेव से, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मेरे पास लैम्डा जो होगा ना, जो उसकी वेवलेंथ होगी वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर जो मेरे पास लैम्डा होगा जो कि गैमा रेस पे होगा, वो मेरे पास मिनिमम होगा। ओके लैम्डा मतलब मेरे पास जो यहाँ से मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल एक्सेवियर गार्डन, जो कि रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, और जो है फिर उसके बाद जो है वायलेट रेस वगैरह। तो यहाँ जो मेरे पास मैक्सिमम होगा वो लैम्डा होगा, और चलते जाते यहाँ पे मेरे पास जो लैम्डा होगा वो मिनिमम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी की बात करूँ या एनर्जी की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो लैम्डा होगा ना, फ्रीक्वेंसी जो होगी, यहाँ पे मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी जो होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और जाते जाते जो है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे बताइए माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या आपके पास रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे भाई, मेरे पास माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है रेडियो वेव्स से। क्यों भाई, क्योंकि मैंने तो ये रिलेशन याद रखा हुआ है यार, कि ये इस तरीके से मैंने ऑर्डर याद रख लिया इनका, एक लाइन याद करके, और मुझे पता है कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूंगा तो मेरे पास जो वेवलेंथ होगी, जो कि लैम्डा की वैल्यू होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। और मेरे पास अगर फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होगी, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, तो मेरे पास जो है क्या होगा भाई, जो एनर्जी होगी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती जाएगी। और मैक्सिमम किसकी होगी भाई, गैमा रेस की होगी। मेरे पास जो गैमा रेस होंगी उसकी मैक्सिमम होगी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। आई होप आपको ये याद आ गया होगा भाई। बस ये याद रखें, एक लाइन, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल एक्सेवियर गार्डन, ये आपको मैंने बता दिया कि भाई आर से क्या आता है, एम से क्या आता है। ओके तो अगर आपने ये याद रख लिया तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये रिलेशन याद हो सकता है। अच्छा जी, तो हम तो ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई, तो मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा नेक्स्ट जो है ना हमारे पास आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या आती हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं हमारे पास, आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं ना, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बट वो कैसे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं, पैरेलल वाइब्रेट करते हैं भाई। उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसमें क्या होता है, पैरेलल होता है। तो याद रखें भाई, क्या बनी डेफिनेशन, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल, particles of the medium vibrates parallel to the direction of the propagation of wave, to the direction of the propagation
स्टूडेंट्स बस ये अच्छी तरीके से आप नोट्स याद कर लें, आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इसमें क्या होगा भाई, जो आपके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होंगे वो परपेंडिकुलरली जो है ना वो कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये याद रखें कि हमारे पास साउंड वेव क्या है भाई, साउंड वेव याद रखें बहुत ही मशहूर है एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। ये तमाम जो बातें बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया पीछे, ये एमसीक्यूज़ हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको ये याद रखना है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं भाई, ये तमाम चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा जी, साउंड वेव क्या है भाई, साउंड वेव एक हमारे पास एग्जांपल है, जो हमारे पास साउंड वेव है, साउंड वेव क्या है मेरे पास, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है भाई, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से नोट करें और थोड़ा सा रेस्ट लें, फिर जो है हम आगे मूव करते हैं। ओके, सो साउंड वेव क्या है भाई, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ये एनडी में आई गेस आपसे पूछी जा चुकी है, ये एनडी में पूछी जा चुकी है आपसे एमसीक्यू, तो उसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा भाई, पास पेपर्स में पूछी गई है, बच्चों से पूछा गया साउंड वेव क्या है तो उनको बताया नहीं गया। तो भाई साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, और जो कि कौन सी है भाई, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के जो टॉपिक था उससे ही समझ लिया। अच्छा जी, नोट क्या है भाई, नंबर ऑफ़ नोट्स अगर हमें कभी भी निकालने हो स्टूडेंट्स याद रखें, अगर कभी भी हमें नोट्स वगैरह निकालने हैं तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। पहले तो आप ये याद रख लीजिए भाई, नोट क्या होगा, एक नोड हम उसे कह रहे होते हैं, नोड याद रखें और एंटी नोड भी याद रखें, एंटी नोड। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हैं नोड और एंटी नोड की, अगर आपने ये समझ लिया अच्छी तरीके से तो आपको समझ आ जाएगा भाई। देखें हम जो है ना, हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, और ये मेरे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, और ये वाला जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, जो ऊपर का हिस्सा होता है, हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, इसे हम क्रेस्ट कह रहे होते हैं। और जो नीचे का हिस्सा होता है इसे भाई क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए भाई क्या कहते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रफ, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रफ। ओके भाई, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, इसे हम ट्रफ कहते हैं, अगेन ऊपर से हम क्रेस्ट कह रहे होंगे भाई। जहाँ पर आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर आपके पास जहाँ पे जिसको हम हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने की जो पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको मिले ना, उससे हम क्या कहते हैं, एंटी नोड कह रहे होते हैं। जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की फाइंड आउट करने की आपको पॉसिबिलिटी मिल रही हो, उसे हम एंटी नोड कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ फाइंड आउट की जाएगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट की जाएगी, तो आप इसे कहेंगे एंटी नोड। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं। और जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी ना मिले, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड हो गई, एक ये नोड हो गई। इस किस्म से वेव में जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो उसे हम नोड कह रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे भी एक नोड है, इसे भी हम नोड कह रहे होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट। जहाँ पे अच्छा ये एमसीक्यू है एनईडी की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी हो उसे हम एंटी नोड कहेंगे। जहाँ पे फाइंड आउट करने की ना हो, एनईडी में ये पूछी गई थी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नोड कह रहे होते हैं। ओके, तो एनईडी में ये पूछा गया था, मैंने आपको बता दिया। नस में भी पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा हमें अगर दो नोड्स गिवन हो और नंबर ऑफ़ नोड्स गिवन है, और आपसे जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखें। अगर आपके पास नोड्स हैं, तो भी नोड्स हैं, अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ़ नोड्स निकालनी है तो आप ये देखेंगे सेगमेंट्स आपके पास कितने हैं, आपको सेगमेंट्स बताए जाएंगे कि भाई इतने सेगमेंट्स हैं हमारे पास। तो आपको क्या करना है भाई, सेगमेंट्स नंबर ऑफ़ नोड्स कभी भी निकालना है, नंबर ऑफ़ नोड्स को निकालना है, तो आप क्या काम करेंगे, सेगमेंट्स को प्लस कर देंगे, उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करके आगे बता देंगे, आपके पास आंसर आ रहा होगा भाई कितना जो है आपकी वेव आगे की तरफ जा रही है। ओके, अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर किसी भी वेव की, तो हम किस तरीके से निकालेंगे भाई, अगर आपको एक नोट के लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V/2L का। ओके, ये हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड नोड, अगर आपको दो नोड के लिए निकालनी है, आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अब आपको n नोड दी हुई है, सवाल में n नोड्स दी हुई है, n नंबर ऑफ नोड्स दी हुई है आपको, और वो कह रहा है आप फ्रीक्वेंसी निकालें, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे n × V/2
2L से। ओके, आपको इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है। आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है n नंबर ऑफ नोट्स की, तो आप जस्ट नोट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे V/2L से। ये फॉर्मूला है, बच्चे भूल जाते हैं, याद रखें। अगर आपको n नंबर ऑफ नोट्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप n को मल्टीप्लाई कराएंगे V/2L से। तो इस तरीके से आप जो है वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं किसी भी वेव की, अगर उसके पास आपके पास नंबर ऑफ नोट्स गिवन है। और ये हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ रहे हैं। ओके जी, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, देखें, अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें, खुद बनाए रिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्ट है नंबर ऑफ नोट से। क्या है भाई? डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ नोट से फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। ओके, अच्छा जी भाई, अब क्रेस्ट और ट्रफ पे मूव करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स एक और चीज़ याद रखें कि फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है ना, वो इन्वर्स रिलेशन होता है लैम्डा से। ये भी आपको याद रखना है, लैम्डा से इसका इन्वर्स रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, और अगर आपको जो है वो उस स्ट्रिंग की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, तो आप जो है ना उसकी टेंशन को पुट करके, और यहाँ पे जो म्यू का फैक्टर होता है उससे पुट करके यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी अगर स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट कर रही है। अच्छा जी, कुछ MCQs हैं, वो याद रखें, MCQs हैं। उसके बाद फिर हम जो है अपना जो साउंड का जो लास्ट टॉपिक है उस पर आ जाएंगे, और फिर जो है हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे अपना टॉपिक को। ओके, अच्छा जी भाई, तो हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ। याद रखें, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ, वो क्या होगा भाई? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ, वो याद रखें क्या होगा भाई? λ/2 होगा। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज टू बी λ/2। तो डिस्टेंस होगा हमारे पास जो क्रेस्ट और ट्रफ का, तो वो क्या होगा भाई? क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस λ/2 होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि भाई डिस्टेंस बताएं, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस बताइए भाई। क्रेस्ट टू क्रेस्ट हमने पीछे देखा ना, इसे हम क्रेस्ट कह रहे होते हैं, तो इस क्रेस्ट से लेके इस क्रेस्ट का फासला, वो आपको ये कह रहा है। तो वो क्या होता है भाई? वो डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट क्या होता है? लैम्डा होता है। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट क्या होगा हमारे पास? लैम्डा होगा। इसी के साथ साथ वो अगर हमसे कहें कि डिस्टेंस बताइए बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, ये स्टूडेंट्स ये सारे MCQs हैं पास पेपर्स के। डिस्टेंस बताइए बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, एक के बाद आने वाली कंसेक्यूटिव हमसे कह रहे होते हैं, कंसेक्यूटिव नोड्स के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो वो क्या होता है भाई? λ/2 होता है। और आपको पता कह सकता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको नोड का वर्ड हटा के एंटी नोड लगा देगा, तो आप तब भी जो है ना यहाँ पे यही मार्क करेंगे कि क्या होता है भाई? λ/2 होता है। ये आपको याद रखना है, ये MCQs है सारे। अच्छा, अब वो आपसे कहे डिस्टेंस बताइए बिटवीन एंटी नोड एंड नोड का वर्ड लगा दे। अब वो कहे कि डिस्टेंस बताइए मुझे डिस्टेंस बताइए एंटी नोड के दरमियान का, एंटी नोड एंड नोड, मतलब एक नोड से एंटी नोड तक का फासला, ये कहना चाह रहा है वो आपसे। तो आप तब क्या मार्क करेंगे? तब आप मार्क करेंगे λ/4। ये MCQs याद रखें, ये आपसे पूछ ले जा सकते हैं, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, नस का एग्जाम हो, MD कैट का एग्जाम हो, NAD का एग्जाम हो, इवन आपका जो है फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो, उसमें भी आपसे ये MCQs पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रखें। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो क्रेस्ट का, तो क्या होगा भाई? दो क्रेस्ट का होगा, क्रेस्ट टू क्रेस्ट होगा तो लैम्डा होगा। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ फाइंड आउट करना है तो λ/2 होगा। इसी तरह आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स के फाइंड आउट करना है, दो नोड्स के दरमियान का फासला, λ/2। और अगर एंटी नोड कहते तब भी आप λ/2 मार्क करेंगे। अब आपको वो कहे डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड फाइंड आउट करके बताएं, तो आप λ/4 मार्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है यहाँ पे तमाम चीज़ों को समझ लिया। पीछे हमने क्या समझा था भाई? फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी भी नोट की, आपको जो है फ्रीक्वेंसी वेव की निकालनी है, आपको V की वैल्यू गिवन होगी और L की वैल्यू भी गिवन होगी, वो आपको निकालनी है। स्टूडेंट्स अजान हो रही है, फिर जो है हम इसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वेट कर लें पहले। ओके स्टूडेंट्स, अजान ख़त्म हो गई है, अब हम जो है आगे बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स एक टॉपिक ज़रा हम देख लेते हैं, ये MCQs उसको देख लेते हैं। तो एक टॉपिक बस जस्ट लास्ट का रह गया हमारे पास वेव्स का, फिर हम साउंड पे ही मूव करेंगे।
अच्छा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स भी होता है स्टूडेंट्स, याद रखें हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का टॉपिक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपके पास, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई टॉपिक छूट जाए और जिससे आप MCQ गलत कर आ जाएँ। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव जो होता है एक कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्टिव होता है और जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब आपके पास जो लाइक पार्ट्स हैं, जैसे क्रेस्ट और क्रेस्ट है, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। क्रेस्ट या क्रेस्ट है तो आपके पास क्रेस्ट टू क्रेस्ट आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं, या आपके पास जो है वो आपके पास जो ट्रफ हैं, ट्रफ और ट्रफ जो है वो आपके पास ओवरलैप कर रहे हो, तो इससे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसके साथ साथ जो है, अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूं, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा होता है आपके पास? ओवरलैप का मतलब आप समझते होंगे। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है भाई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में होता है आपके पास जो अनलाइक पार्ट्स हों, जैसे क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं आपके पास, ये हो के हमारे पास जो है वो क्रेस्ट और हमारे पास ट्रफ जो है ना, वो अब यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। जब ओवरलैप करेंगे तो ये अनलाइक पार्ट्स हैं। क्या है भाई? अनलाइक पार्ट्स हैं। अनलाइक पार्ट्स जब हमारे पास ओवरलैप करेंगे तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कह रहे होते हैं। अनलाइक पार्ट्स ओवरलैप। ओके, सो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, कभी भी पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला है। अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है कंस्ट्रक्टिव के लिए, और कंस्ट्रक्टिव के केस के लिए आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास क्या होता है? m लैम्डा होता है। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस निकालना है तो वो मेरे पास क्या होता है भाई? वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव के लिए दो केसेस होते हैं, 2n प्लस का 1 लैम्डा बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए भाई? हमारे पास डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1। और या जो है कुछ केसेस में आपके पास जो है वो ये भी अप्लाई हो रहा होता है, अगर आपका जो n की वैल्यू, ये याद रखें, अगर आपके पास n की वैल्यू जो है ना वो 0 से स्टार्ट हो रही होगी, यहाँ पे इस केस में डिस्ट्रक्टिव वाले केस में अगर आपके पास n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो फिर ये यहाँ पे प्लस लगेगा, 0 1 2 3। ओके, क्या अगर आपके पास अब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से आ रही है, चलती जा रही है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अगर आपको पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो फिर हम कौन सा फार्मूला लगा रहे होंगे? वो लगा रहे होंगे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए 2n माइनस 1। ओके, यहाँ पे हम -1 करेंगे लैम्डा बाय 2, और यही हमारे पास फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस का। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं अगर हमें जो है वो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है इंटरफेरेंस ऑफ वेव के फिनोमेना में। ओके, सो इस तरीके से हमने ये जो है पढ़ लिया। अच्छा, ये भी याद रखें कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं और अगर आपके पास उन दो वेव्स का एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी जो है ना सेम है, सपोज़ करें आपके पास दो वेव्स नहीं, मेरे पास दो वेव्स हैं। अब मेरे पास जो दो वेव्स हैं वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं। अब इनकी जो एनर्जी है ना, इनकी एम्पलीट्यूड और इनका जो है वो फ्रीक्वेंसी सेम है। ये तमाम MCQs हैं, ये आपकी पास पेपर में MCQ आपसे पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एनर्जी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। तो स्टूडेंट्स को कहेगा बताइए डायरेक्शन क्या है वेव का, डायरेक्शन क्या है इन दोनों वेव्स का। तो आपको डायरेक्शन बताना है भाई, इन दोनों वेव्स का जो डायरेक्शन होगा ना वो क्या होगा भाई? सेम होगा, क्योंकि देखिए उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, तो उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, ये बात याद रख लें, इफ टू वेव्स हैव सेम एनर्जी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, देन द डायरेक्शन ऑफ दीज वेव्स आर सेम। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अब हम मूव कर जाते हैं स्टूडेंट साउंड्स पे। भाई साउंड्स क्या होता है? हमें ये पता है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी भाई? साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगी। अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी भाई? साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी
प्रोड्यूसेस अ साउंड। ओके, अच्छा जी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने पता है, हम पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, तो उसको अभी हम नहीं पढ़ रहे। अच्छा जी, हमें पता है कंप्रेशन, स्टूडेंट्स कंप्रेशन का फिनोमेना क्या है और रेयरफैक्शन का फिनोमेना क्या है। अभी रेयरफैक्शन और कंप्रेशन जो है ना साउंड वेव्स में आता है, तो हमें ये पता करना है कि भाई जो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन है इसका फिनोमेना क्या होता है और ये हम अपने जो साउंड वेव्स में पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो ये याद रखें, हमारे पास कंप्रेशन का फिनोमेना कब आएगा, जब आपके पास जो हमारे पास कंप्रेशन का फिनोमेना होता है, कंप्रेशन का फिनोमेना हमारे पास तभी आएगा जब आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे ना वेव के, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स आर मैक्सिमम, जो आपके पास पार्टिकल्स ऑफ वेव होंगे, मीडियम होंगे, वो आर मैक्सिमम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं, और उसे हम कंप्रेशन कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास रेयरफैक्शन का फिनोमेना कब होता है, रेयरफैक्शन हमसे कह रहे होते हैं भाई, और इसमें क्या है भाई, आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे भाई, मिनिमम हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। यहाँ मैक्सिमम का कंडीशन होती है, यहाँ पे मिनिमम की कंडीशन होती है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फिनोमेना ये होता है जिसमें आपके पास जो कि साउंड या किसी भी आपके पास जो क्राउडिंग पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एक जगह पे कोई कंप्रेशन का फिनोमेना है तो मैक्सिमम हो जाएंगे, और अगर आपके पास रेयरफैक्शन का फिनोमेना है तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएंगे। ओके, सो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड तो प्रोड्यूस करती है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर होती है। ये याद रखें, जो आपकी बॉडी जो है, जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, उसकी जो लैम्डा, उसकी वेवलेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। जो बच्चा अच्छे तरीके से नोट्स बता रहा है वो लिखता रहे इन बातों को। ओके, अच्छा, इसके बाद ये भी याद रखें कि आपके पास जो साउंड वेव्स होती हैं ना स्टूडेंट्स, जो कि साउंड वेव्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं। क्या होती हैं आपके पास साउंड वेव्स जो होती हैं, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। हमने ये देखा साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो जब मेरे पास साउंड लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है तो वो लॉन्गिट्यूडनल तो ऑटोमेटिकली होगा। और ये याद रखें, जो साउंड वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके पास जो वो क्या होता है भाई, 3 डायमेंशनल होता है। जो साउंड वेव है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो 3 डायमेंशनल है। क्या है भाई, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। ओके, 3 डायमेंशनल है। अच्छा, तो एयर के अंदर जो बेसिकली ये पाया जाता है, एयर के अंदर आपको पता है साउंड वेव्स होती हैं, ट्रैवल करती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है। तो आपके पास हमें कुछ वेव्स की स्पीड देख लेते हैं भाई। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है, सबसे हाई होती है। इसके बाद हमारे पास साउंड की स्पीड एयर में क्या होती है, 340 होती है, इसी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हमारे पास साउंड इन वाटर क्या होता है, वो 1500 होता है, और साउंड इन स्टील क्या होता है भाई, वो होता है 5000। अभी आप ये याद रखें कि साउंड की जो स्पीड होती है ना, साउंड की स्पीड जो होती है वो एयर के अंदर कितनी होती है भाई, 340 मीटर पर सेकंड होती है, ये आप याद रखिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, ये भी याद रख लें नस वाले बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो क्या होती है भाई, मेरे पास वो होती है 3, बहुत ज़्यादा होती है, तो 3 लाख से भी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास 3 एक्सपोनेंट आप उसको कह सकते हैं। कितने जीरो हैं भाई, 3, बहुत सारे जीरोस हैं ना हमारे पास, 3 एक्सपोनेंट 8 हम इसे कह रहे होते हैं। तो हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कह रहे होते हैं। ओके, अच्छा जी भाई स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो उसका आता है इंटेंसिटी का। तो भाई इंटेंसिटी के लिए याद रखिए, कभी भी अगर हमें जो है इंटेंसिटी, बेसिकली हम साउंड की इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं, तो हम इंटेंसिटी को डिफाइन ऐसे करते हैं, साउंड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। ओके, तो पर यूनिट साउंड की पावर को हम इंटेंसिटी कह रहे होते हैं कि भाई कितनी इंटेंसिटी है यार इसके अंदर, तो हम उसे साउंड पावर कह रहे होते हैं। हमें क्या याद रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी आपको इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है तो इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या, आई को अगर हमें फाइंड आउट करना है, जिसको डेसीबल में अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 10 लॉग, ये आपके पास एनडी में पूछी जा चुकी है एमसीक्यू, तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे I/I0 कर देंगे। ये वाला फैक्टर स्टूडेंट्स हमेशा आपको ये वाला जो चीज़ है ना आपको हमेशा दी जाता है, I/I0 का जो फैक्टर है, तो ये आपको दिया जाएगा। आपको जस्ट बेसिकली इंटेंसिटी लेवल को निकालना होगा, तो आप डेसीबल में हमेशा निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ जो है अगर आपको स्पीड निकालनी है किसी भी मैकेनिकल वेव की, अगर आपको स्पीड निकालनी है, ये इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला है। अगर आपको स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव निकालनी है,
तो क्या करेंगे भाई, हम ये क्या करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन डेंसिटी कर देंगे भाई। ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहला रहा होता है। ओके, और जो डेंसिटी, ये तो आपको पता है डेंसिटी, किसी भी मीडियम की डेंसिटी को हम ले सकते हैं, जिस मीडियम के लिए हम काम कर रहे होंगे उससे हम जो है उसकी डेंसिटी ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, सो अब आगे मूव कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमें जो है ना ये भी याद रखना है कि जो लैप्लास ने जो प्रूव किया था, लैप्लास और न्यूटन्स ने ही स्पीड ऑफ साउंड को बेसिकली बताया था उन्होंने। तो उन्होंने किस तरीके से बताया था, उन्होंने लैप्लास भाई साहब ने कहा था कि जो साउंड की जो वेव्स होती हैं वो प्रोपेगेट कर रही होती हैं, जो कि लैप्लास ने कहा था। लैप्लास भाई साहब ने कहा था कि एडियाबैटिकली आपके पास प्रोसेस होता है। जो लैप्लास का जो आप अगर आपसे पूछा जाए कि जो लैप्लास का प्रिंसिपल है वो किस फिनोमेना पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो आपसे एमसीक्यू में कहेगा कि आप कहेंगे एडियाबैटिकली। और इसी तरह अगर हमसे कहेगा वो न्यूटन का किस तरीके से था, तो न्यूटन भाई साहब ने तो हर चीज़ में काम किया हुआ है, तो अगर वो आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे भाई, आइसोथर्मली। न्यूटन इसे यही कहते हैं ना, आइसोथर्मली। तो उन्होंने 328 की स्पीड फाइंड आउट कर दिया आई गेस, यस। तो उन्होंने यही स्पीड फाइंड आउट कर दी थी, उसमें 15 का डिफरेंस आ रहा था, तो यही काम था आइसोथर्मली। ओके, सो ये हमारे पास हो रहा होता है। लैप्लास और न्यूटन्स के प्रिंसिपल होते हैं। लैप्लास प्रिंसिपल एडियाबैटिकली प्रोसेस पे डिपेंड करता है, न्यूटन का आइसोथर्मली पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर को इसलिए इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें जो है ना एमसीक्यूज आपसे जस्ट थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू पूछ लेगा कि भाई लैप्लास का प्रिंसिपल किस फिनोमेना पे डिपेंड कर रहा होता है, तो आप बताएंगे भाई एडियाबैटिकली प्रोसेस पे डिपेंड करता है। न्यूटन का किस पे करता है, तो आइसोथर्मली पे डिपेंड करता है भाई, सीधा सीधा, बस यही आपको बताना है। अच्छा, बीट्स क्या होती हैं भाई, अगर आपके पास बीट्स का फिनोमेना आए, बीट्स क्या होती हैं, तो बीट्स क्या होती हैं, जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस आता है तो हम उसे उसको कौन सा फिनोमेना आ जाता है भाई, हमारे पास बीट्स का फिनोमेना आ जाता है। जब भी आपके पास कोई भी वेव है, साउंड की वेव्स हैं, उसमें आपके पास स्लाइटली डिफरेंस आ जाए, स्लाइटली डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, सो कौन सा फिनोमेना आ जाता है भाई, आपके पास बीट्स का फिनोमेना आ जाता है। ओके, इंटरफेरेंस, तो स्टूडेंट्स अच्छा भाई आपको एक याद रखें, आपके पास एक बुक की लाइन है जो कि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ भाई, बुक की लाइन है, इसको मैंने आपके लिए तैयार रखा हुआ है नोट्स के लिए, ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो अच्छी तरीके से लिखें। मैंने आपकी बुक से ही लाइन निकाली है। इकोइंग जोन जो है ना, इकोइंग जोन क्या है ये भाई, बुक की लाइन है आपकी पंजाब बोर्ड की। जो हमारे पास इकोइंग जोन है, इकोइंग जोन जो है ना वो इज़ अ रीजन, ये याद लिख लीजिए, इकोइंग जोन इज अ रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। इसी तरह आपके पास जो है हमारे पास एक और साइलेंस जोन होता है, साइलेंस जोन। तो हमारे पास जो साइलेंस जोन है वो कौन सा रीजन है, इज अ रीजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, ये क्योंकि मैं बुक की लाइन्स भी आपको बताता रहता हूँ तो वहाँ से भी आप ये लोग अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा जी भाई, इसके साथ साथ ये याद रखें कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, जो इंसान का दिल होता है, वो कितनी दफ़ा धड़कता है भाई रोज़ाना। ये क्योंकि जनरल नॉलेज के बेस के एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि जो हमारा दिल है, जो आपका हार्ट है, वो रोज़ाना हार्ट कितनी दफ़ा जो है वो धड़कता है, बीट को, आपकी जो हार्ट बीट है जो हम कह रहे होते हैं, तो वो डेली कितनी दफ़ा आपका जो है वो करेगा भाई, आपका डेली करता है 1000 दफ़ा। ओके, 10,000 टाइम्स आपका जो है वो डेली है जो है ना धड़कता है आपका दिल। और अगर पूरा साल की बात करी जाए, नस वाले बच्चों से पूछा जा सकता है, तो 35 मिलियन। ओके, 35 मिलियन टाइम्स आपका दिल जो है वो धड़क रहा होता है। ओके, सो ये है। अब जो है हमारा लास्ट बिल्कुल ही आ गया है। तो स्टैंडिंग वेव्स, स्टूडेंट्स आपको पता है स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं ना वो सेम होती हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स, बस आप ये याद रख लें कि स्टैंडिंग वेव्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है ना वो स्टैंडिंग वेव्स जो है वो किसी एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल ही वो नहीं होती कि वाइब्रेट वो कर रही हो, ट्रैवल कर रही हो। तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही होंगी। तो ये याद रखें, स्टैंडिंग वेव्स डजंट ट्रैवल इन
एनी डायरेक्शन, मतलब इधर उधर मूव कर रही हैं, वो जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास स्टैंडिंग वेव है, कोई भी स्टेशनरी वेव है, तो उसमें ये होता है कि स्टेशनरी वेव में हमारे पास अगर दो वेव्स हैं तो उसके पास आपके पास उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होगा, तो उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, तो वो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव की एग्जाम्पल होती है। ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, जो कि आपसे आपके एग्जाम्स में आपसे बार बार पूछा जा सकता है। इसको पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो है हम डॉपलर्स इफेक्ट पे मूव कर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कवरिंग डॉपलर्स इफेक्ट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है सबसे। तो डॉपलर्स इफेक्ट को पढ़ लेते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट स्टूडेंट्स, ये वाले जो केसेस हैं ना, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, तो इसका कोई भी एक केस आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा आपको। अच्छा, पहले याद रखें हम डॉपलर्स इफेक्ट को यूज़ वगैरह क्यों कर रहे होते हैं। भाई देखें, ये आता कब है, तो हम ये तब आता है जब आपके पास स्लाइटली चेंज आए इन फ्रीक्वेंसी। आप ये इस तरीके से लिख लीजिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द relative motion of observer, और भी कह सकते हैं ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ, और भी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि और सोर्स। ओके, तो सोर्स या ऑब्जर्वर का जो मोशन होता है, रिलेटिव मोशन, उनकी वजह से, उनके मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आए साउंड की, तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, उसे हम उस फिनोमेना को जो हमारे पास आता है वो आधा होता है डॉपलर्स इफेक्ट का फिनोमेना। इसके कुछ केसेस होते हैं। तो इसका जो केस नंबर 1 है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके केस नंबर 1 को देखें, तो केस नंबर 1 हमने इसको 3 केसेस में डिवाइड करा हुआ है, केस नंबर 1, 2 एंड 3। तो इसका केस नंबर 1 क्या है भाई, केस नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। उसको अगर हम अच्छी तरीके से समझ लें तो भाई वो क्या पार्ट है, केस नंबर 1 का पार्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो केस नंबर 1 है, ऑब्जर्वर जो है ना, इसमें केस नंबर 1 के पार्ट ए में जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स एट रेस्ट। अभी जो मेरी सोर्स है ये रेस्ट पे है, तो उसकी तरफ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अब इसका मतलब ये सपोज करें कि मैं, ये मेरी सोर्स है, और सोर्स का मतलब ये जो है ना एक अलार्म है जो कि बहुत बजे जा रहा है बहुत देर से, और मैं ये रेस्ट पे जो सोर्स है मेरी, और मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये पहला केस बन गया हमारे पास। अब जब ये मैं इसकी तरफ मूव करूँगा तो मुझे जो साउंड सुनाई देगा वो थोड़ा ज़्यादा ही सुनाई देगा ना, ऑब्वियसली सी बात है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, अगर मुझे पेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसका पेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, और ये क्या होता है भाई, बी प्लस ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये जो एफ प्राइम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, केस नंबर 1 को अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि ये आपको सिंबल्स पता चल जाए भाई क्या क्या है ये। तो ये एफ प्राइम जो है इसको हम कहते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपके पास ये जो वी है, ये जो ऊपर वाले 2 वी हैं, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको भी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो इसे हम वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि साउंड की वेलोसिटी होती है भाई। अच्छा, एफ क्या है, ये वाला एफ क्या है, ये आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ओके। और ये जो वी नॉट है ये क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। ऑब्जर्वर भी तो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम क्या कह रहे होते हैं, वी नॉट वी ओ कह रहे होते हैं। तो ये हमारे पास केस नंबर 1 है। अगर आपके पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स एट रेस्ट, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई बाय एफ। इस तरीके से आप अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा केस है, वो आपसे कह रहा है नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे का मतलब ये अगेन वही केस, अलार्म बज रहा है, ये रहा ऑब्जर्वर, पहले मैं इसकी तरफ करीब टुवर्ड्स जा रहा था, अब मैं अवे जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। दूर जाने का केस आ गया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अवे का केस है। वर्ड में पूरा नहीं लिख रहा स्टूडेंट्स, आप जब नोट्स बनाए तो पूरा लिखेगा। पेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑब्जर्वर अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय एफ। ये हमारे पास केस नंबर 1 है। मूविंग टुवर्ड्स का केस ये रहा, अवे का केस ये रहा। बस प्लस ऊपर वाले टुवर्ड्स वाले में केस में प्लस लगेगा, अवे वाले केस में नेगेटिव साइन आएगा। केस नंबर 2 देखें भाई, केस नंबर 2 क्या है भाई, केस नंबर 2 में ये है, अब हमारे पास जो ऑब्जर्वर भाई साहब है ना वो रेस्ट में आ गए, मतलब मैं जो हूँ वो रेस्ट में आ गया, और मेरा जो अब सोर्स है वो मूव कर रही है। मतलब ये है
कि हमारा ये जो सोर्स थी ये मूव कर रही है, मैं अब रेस्ट पे आ गया, मैं ये था ना, तो मैं रेस्ट पे हूँ और जो हमारे पास सोर्स है वो मूव कर रही है, अभी सोर्स मेरी तरफ आ रही है, टूवर्ड्स का केस है। ओके, तो आप लिखें केस नंबर 2 को अगर मैं अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे पास ऑब्जर्वर भाई साहब हैं, ऑब्जर्वर एट रेस्ट पे है, सोर्स जो है आपकी, जो कि जिसमें अलार्म में इसको मैं कह रहा हूँ, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ओके, इस तरीके से जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आप इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है और सोर्स जो है वो मूव कर रही है। अगर आपके पास सोर्स मूव कर रही है ऑब्जर्वर की तरफ, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे भाई, क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वही लगेगा, अगर हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे निकालने के लिए v/v माइनस वी एस। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि सोर्स मूव कर रही है तो सोर्स की वेलोसिटी आएगी, वहाँ पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आ रही थी भाई। ओके, अब यहाँ पे आपकी सोर्स मूव कर रही है तो सोर्स की वेलोसिटी आएगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट केस देखें तो अब हमारे पास इसी तरीके से इसका उलट कर दें हम, तो ऊपर अब जो हमने देखा, अब यहाँ पे सोर्स जो है ना वो अवे मूव कर रही है, सोर्स अवे मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है? अवे मूव कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे भाई, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एफ प्राइम इज इक्वल टू v माइनस वी प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स बहुत आसान है फार्मूला याद रखना, कोई इतना मुश्किल नहीं है भाई। केस नंबर 1 में क्या है, सोर्स मूव कर रही है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v, सही है। अवे का केस आ गया, दूर जा रही है तो नेगेटिव साइन। हाँ, केस नंबर 2 में ये होता है कि अगर आपकी, क्योंकि नीचे की जगह है ना, आपका जो ऑब्जर्वर जो कि सोर्स है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स, और ये आपके देखेंगे जो v माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या साउंड का जो फैक्टर है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जब नीचे होगा तो वो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर आपके पास अवे का केस है क्योंकि नीचे है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है वो ये बनाई हुई है कि जो है, अगर मेरे पास नीचे आ रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ सोर्स वैसे आती है नीचे, तो जब वो नीचे आती है तो मेरे पास अगर टुवर्ड्स का केस होगा तो मैं उसके पीछे नेगेटिव का साइन लगा दूंगा, और अगर अवे का केस है नीचे ही है, वो वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है साउंड का ही है, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लास्ट केस देख लें भाई, लास्ट केस स्टूडेंट्स क्या है भाई, अब यहाँ पे है हमारे पास बोथ आर मूविंग, क्या है भाई, बोथ आर मूविंग। केस नंबर 3 क्या है भाई, बोथ आर मूविंग। जब बोथ मूव कर रहे हैं तो अगर मुझे तब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बोथ आर मूविंग, तो बोथ आर मूविंग, मेरे पास बोथ आर मूविंग का केस है, और अगर मुझे तब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं फिर क्या फार्मूला लगाऊंगा भाई, तब जो मैं फार्मूला पुट करूंगा वो लगाऊंगा एफ प्राइम इक्वल टू v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स f। अच्छा, ये तो है ना, ये वाला केस है बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स का केस है। मतलब क्या है, ये ऑब्जर्वर है और ये मैं हूँ, दोनों एक दूसरे की तरफ करीब आ रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। टुवर्ड्स का केस है वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय रियल फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास टुवर्ड्स का केस आ गया, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स, अब आप टुवर्ड्स का तो आ गया, अब आपके पास है अवे का केस। अवे का वर्ड अगर आ जाए तो अवे के केस में आप क्या फार्मूला लगाते हैं भाई साइंस जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हम फार्मूला लगा रहे होते हैं अगर आपके पास टुवर्ड्स का केस है या आपके पास अवे का केस है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये जो है यहाँ पर डॉपलर्स इफेक्ट के जो चीज़ें हैं वो उनको भी सीख लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से वॉच कर लिया है तो मेरे लिहाज से अब कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही है, जस्ट आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, MCQs भी आप पास पेपर्स से कर सकते हैं, अगर आपने पास पेपर्स मेरे देखे हुए हैं। अगर आप NED की तैयारी कर रहे हैं तो NED के पास पेपर की जो ड्राइव है उसको फॉलो कर लें, या जो वीडियोस लेक्चर्स भी उसके तो मैंने डाले हुए हैं। और अगर आप नस की तैयारी कर रहे हैं तो आप नस के जो लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।